गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्बिशन क्लासेस। उस दिन हमने फोर्स पढ़ा, आज हम फोर्स का पार्ट 2 आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं फोर्स के पार्ट में। पहले थोड़ा सा रिवीजन, मैंने उस दिन आपको टाइप्स ऑफ फोर्सेस बताया, फिर टाइप्स ऑफ फोर्सेस बताया मैंने आपको। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हम आपको बताए थे कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस में दो टाइप के फोर्स होते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में दो टाइप से फोर्स होते हैं। पहला आपका कांटेक्ट फोर्स, गुड, आपको याद होगा कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट फोर्स वो होते हैं जहां जो फोर्स अप्लाई होने के लिए दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट हो। कांटेक्ट वर्ड का मतलब ये होता है कि जहां कोई दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कांटेक्ट में हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स। और जहां पे उन दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट ना हो उनको बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स में आपका आ जाता है मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स। उसके बाद आपका आ जाता है मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स। और तीसरा आता है आपका फ्रिक्शन फोर्स। उसी तरह से नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर भी तीन फोर्सेस आते हैं। सबसे पहला जो बहुत ही पॉपुलर है, ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स आता है। उसके बाद आपका आता है मैग्नेटिक फोर्स, और एक सबसे लास्ट बिल्कुल नया आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सबसे नया है आपके लिए। तो समेत दिन मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, और नॉन कांटेक्ट में ग्रेविटेशन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर आप इसके डेफिनेशंस लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। कांटेक्ट फोर्स का क्या होगा, व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट एंड अप्लाई फोर्सेस ऑन ईच अदर देन द फोर्सेस आर कॉल्ड इन कांटेक्ट फोर्स। जिसमें मस्कुलर फोर्स होगा, मस्कुलर फोर्स जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये डस्टर लेते हैं, इस डस्टर को लिफ्ट करने के लिए हम अपने हाथों का सहारा ले रहे हैं, और मेरे हाथों को मूव कौन कर रहा है, मेरे मसल्स। तो दैट्स वाई कि इस कंडीशन में फोर्स कैसा होगा, मस्कुलर फोर्स। ऐसा फोर्स जिसमें कि फोर्स आपके मसल्स के द्वारा अप्लाई किया गया हो तो उसमें होगा मस्कुलर फोर्स। जहां फोर्स किसी मशीन के द्वारा अप्लाई किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो पुलर्स होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं, या मान लीजिए कोई गाड़ी गिर जाती है तो उसको निकालने का काम करते हैं, उसको पुल करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो उस गाड़ी पे फोर्स लगा रहे हैं, उसको ऊपर खींच रहे हैं, और वो एक मशीन है। तो मशीन अगर कोई फोर्स लगा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, मैकेनिकल फोर्स। और कोई दो सरफेस जब रब होगा, जैसे मान लीजिए गाड़ी है, ये सरफेस है, इस पर वो चल रही है, तो जो सरफेस है वो क्या करता है, इस गाड़ी के मोशन को अपोज करता है, गाड़ी के मोशन को अपोज करता है, क्योंकि इनके अनइवन सरफेसेस आपस में लॉक्ड होते हैं। जैसे मैं आपको इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं कि चाहे दुनिया का कितना भी स्मूथ सरफेस क्यों ना हो, अगर आप उसको जूम करके देखेंगे तो उनके सरफेस का डायग्राम ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हो गया मान लीजिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट का सरफेस, और ये सेकेंड ऑब्जेक्ट का सरफेस, वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अब चूंकि ये दोनों इस तरह से हैं तो ये आपस में इंटरलॉक कर जाते हैं, इस तरह से इंटरलॉक कर जाते हैं, ये इंटरलॉक कर गए। अब इस इंटरलॉक से निकलने के लिए फोर्स तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना इस इंटरलॉक से निकले, ये जो इंटरलॉक है जो इसके मोशन को अपोज कर रही है यहाँ पे, उससे बिना निकले हम मूव नहीं कर सकते हैं। तो इससे मूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इस नीचे वाले सरफेस पे प्रेशर लगाते हैं या फोर्स लगाते हैं, और उस फोर्स की वजह से हम आगे मूव कर पाते हैं। दैट इज व्हाट फ्रिक्शन फोर्स इज। ठीक है, आप फ्रिक्शन फोर्स समझ गए। अब हम बात करते हैं जब नॉन कांटेक्ट फोर्स का, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में आपका आता है ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, आपने ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में सुना होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, एक ऐसा फोर्स जो अर्थ लगाती है हम लोगों के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया था उस दिन भी एग्जांपल से कि अगर हम इस डस्टर को ऊपर फेंक रहे हैं, ये वापस नीचे आ रहा है, इस डस्टर को हम फेंक रहे हैं, ये वापस नीचे आ रहा है। तो क्यों ये नीचे क्यों आ रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं चला जाए, क्योंकि हमने फोर्स तो ऊपर साइड लगाया, तो ये नीचे क्यों आ रहा है। यानी कोई हमसे ज़्यादा फोर्स है, जो हमसे ज़्यादा फोर्स लगा रही है, जो अगर हम इसको ऊपर भेज रहे हैं, ये ऊपर जा रहा है, यानी ये एक डायरेक्शन हुआ, लेकिन ये वापस नीचे आ रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन हुआ, यानी इसका फोर्स मेरे से ज़्यादा है, तब तो ये अपने डायरेक्शन में इसको खींच पा रही है। तो ये
फोर्स जो है वो अप्लाई करता है आपका अर्थ, हमारी जो मदर अर्थ है वो इस फोर्स को अप्लाई करती है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। और यहाँ आपको इस फोर्स में अगर हम इस डस्टर को फेंक रहे हैं तो आपको कहीं कोई हाथ दिख रहा है जो इसको नीचे की तरफ खींचता है? नहीं, बिना किसी सरफेस का कोई यहाँ पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं हम? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स कैसा होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसके बाद आपका आता है मैग्नेटिक फोर्स। आपने देखा होगा कि अगर आप एक मैग्नेट और दो मैग्नेट को रखते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। वो क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो ऐसे खींच लेते हैं, ऐसे खींचते हैं वो। तो यहाँ भी तो कोई कनेक्शन नहीं होता, फिर भी वो दूसरा मैग्नेट पहले वाले मैग्नेट की तरफ या पहला मैग्नेट दूसरे वाले मैग्नेट की तरफ खींचा चला जाता है। या उसकी जगह आप आयरन, कोबाल्ट, निकेल का कोई भी पीस रख दें तो उसको भी अट्रैक्ट करते हैं, जबकि वहाँ उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं दिखता है, फिर भी वहाँ फोर्स अप्लाई हो रहा है, तभी तो वो उसको खींच पा रहे हैं, यानी उसको पुल कर रहे हैं, यानी फोर्स हो रहा है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ रखा है कि एनी पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। तो यानी मैग्नेटिक फोर्स में भी हमें कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिखता है, फिर भी वहाँ फोर्स अप्लाई होता है, इसलिए ये भी आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के कैटेगरी में। उसके बाद लास्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? ये आपके लिए थोड़ा नया है, इसलिए इसको अच्छे से जान लीजिए कि देखिए हर ऑब्जेक्ट, आप जानते होंगे कि जैसे बायो में अगर हम देखते हैं तो बायो में हमारे फॉर्मेशन का, हमारे बॉडी का यूनिट, जहाँ से हमारा बॉडी शुरू होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है सेल। उसी तरह केमिस्ट्री या फिजिक्स में भी होता है सेल। एक सेल क्या होता है? एक एटम। सेल जो होता है वो एक एटम होता है, जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो एटम होता है। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है और किसी में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी आप सिंपल समझ लें कि अगर कोई चीज़ पॉजिटिवली चार्ज होगा और कोई चीज़ नेगेटिवली चार्ज होगा तो इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और अगर कोई चीज़ नेगेटिवली चार्ज है और ये भी नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ पे क्या होगा? रिपल्सन। अगर पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये एरोज उल्टा दिखाना होगा, रिपल्सन, ये आपस में रिपेल कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ भी क्या होगा? आपका रिपल्सन होगा। ओके। और अगर ये आपका नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी आपको अट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा। ओके, ठीक है। ये 4 केसेस हैं। तो सिंपल आप समझ लें कि अगर ये दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के होंगे, अगर चार्जेस अपोजिट नेचर के होंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। अगर चार्ज सेम नेचर के होंगे तो उनके बीच में रिपल्सन होगा। ठीक है, यही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जहाँ पे दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन। अब यहाँ रिपल्सन, ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं और ये एक दूसरे को खींच रहे हैं, यानी यहाँ पुल है, यहाँ पुश है, बट यहाँ कोई कनेक्शन तो हमें नहीं दिख रहा। तो यहाँ कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी ये काम हो रहा है, पुश और पुल हो रहा है, यानी फोर्स है। तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है ये। ओके, तो आप कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स समझ गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो होगा प्रेशर। ओके, प्रेशर वर्ड जब आप सुनते हैं तो आपने प्रेशर वर्ड बहुत सुना होगा, जैसे प्रेशर कुकर और भी बहुत सारा कुछ। तो प्रेशर वर्ड से आपको क्या समझ में आता है? प्रेशर वर्ड क्या बताता है आपको? प्रेशर वर्ड हमें यही बताता है कि जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो एज ए प्रेशर काम करता है। इसी तरह सेम प्रेशर को डिफाइन भी किया जाता है। तो चलिए हम लिखते हैं प्रेशर को डिफाइन करते हैं। तो प्रेशर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज ये कैसे डिफाइन होता है? इट इज डिफाइंड एज फोर्स और थ्रस्ट ऑन पर यूनिट एरिया। फोर्स और थ्रस्ट ऑन पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज फोर्स और थ्रस्ट ऑन पर यूनिट एरिया, यानी किसी एरिया के ऊपर, एक एरिया के ऊपर, एक छोटे से एरिया या बड़े से कोई भी एरिया के ऊपर आप कितना फोर्स या थ्रस्ट लगा रहे हैं वही हमें देता है प्रेशर। अब ठीक है, हम देखते हैं इसको। अगर इस तरह से देखें तो यानी इससे हमको क्या निकल के आया कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये हो गया हमारा प्रेशर का। ठीक है, तो प्रेशर को हम P से डिनोट करते हैं, फोर्स को F से और एरिया को A से। अब यहाँ देखने वाली कुछ बात है। देखिए, प्रेशर
और फोर्स जो है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो कैसे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट प्रेशर और एरिया आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसका मतलब समझ लिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब दोनों का नेचर कैसा होगा? उल्टा होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब दोनों का नेचर सेम होगा। यानी अगर आप फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन अगर आप एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर घट जाएगा। इसको थोड़ा और अच्छे से अगर आप चाहते हैं समझना तो इस तरह से समझिए कि आप अगर कोई फ्रैक्शन लेते हैं, आप कोई भी फ्रैक्शन, आपने जब फ्रैक्शन पढ़ा होगा तो आपने ये नोटिस किया होगा कि फ्रैक्शन में अगर मान लीजिए हमने फ्रैक्शन लिया 5/10, ठीक है, इसका रिजल्ट हमको आता है 0.5, लेकिन अगर हमने डिनोमिनेटर को घटा दिया, इसको 5/5 कर दिया, तो हमारा रिजल्ट आ गया 1। यानी अगर हमने डिनोमिनेटर को घटाया तो हमारा टोटल रिजल्ट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। यही कुछ यहाँ भी हो रहा है। अगर हम एरिया को घटाएंगे तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन आप इसी को इस तरह से सोचिए कि 20/10 और 10/10 है, ठीक है। तो अगर आप न्यूमरेटर को बढ़ा रहे हैं तो आपका ओवरऑल जो आंसर आता है यानी 2, और यहाँ पे ओवरऑल आंसर आता है 1। यानी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर आप मान लीजिए इनिशियल पहले 20 था, अब आपने 10 कर दिया, यानी आपने न्यूमरेटर को घटा दिया। तो आपने जैसे ही न्यूमरेटर को घटाया आपका ओवरऑल रिजल्ट क्या हो गया? कम हो गया। पहले ओवरऑल रिजल्ट था 20, अब ओवरऑल रिजल्ट क्या हो गया? 1। यानी कि अगर आप न्यूमरेटर को इंक्रीज करते हैं तो आपका टोटल वैल्यू इंक्रीज होगा, और अगर आप डिनोमिनेटर को इंक्रीज करते हैं तो टोटल वैल्यू डिक्रीज होगा। यही हम यहाँ समझे हैं, ठीक है, कि प्रेशर, फोर्स के बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा अगर एरिया कांस्टेंट रहे, और अगर फोर्स कांस्टेंट रहे और एरिया बढ़ा देते तो प्रेशर घट जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेशर और एरिया और फोर्स आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब प्रेशर को हम मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड इन, प्रेशर को मेजर करते हैं हम लोग पास्कल में। कैसे? पास्कल। प्रेशर को मेजर किया जाता है पास्कल में, लेकिन इसका यूनिट क्या होता है? तो यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या होता है? क्योंकि ये क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और तो फिर आप सोच रहे होंगे कि इसको पास्कल में क्यों मेजर किया जाता है? तो चूंकि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे ब्लेस पास्कल, उन्होंने सबसे पहले प्रेशर को मैथमेटिकली सॉल्व किया था, इसलिए उनके नाम पे, उनके रिस्पेक्ट में, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए इसको हमेशा इसके यूनिट को पास्कल हो जाता है। देयरफॉर 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ये दोनों सेम है। ओके, आपको समझ में आ गया कि क्या हो गया? अब हम बात करते हैं, हमने प्रेशर के बारे में बात कर लिया। अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होगा हमारा एयर प्रेशर। एयर प्रेशर, तो एयर प्रेशर क्या होता है? अब एयर प्रेशर क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा कुछ बात कर लेते हैं प्रेशर के बारे में। प्रेशर के बारे में, एयर प्रेशर से पहले हम थोड़ा एयर प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि प्रेशर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है हमारे लाइफ में। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि अगर हम जैसे जैसे हाइट गेन करते हैं, हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, अपना हाइट बढ़ता जा रहा है, मेरा हाइट बढ़ रहा है, तो मेरे हाइट के बढ़ने से क्या होगा? वहाँ पे प्रेशर कम होता जाएगा, एयर प्रेशर कम होता जाएगा। इसी टाइप के बहुत सारे प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे एयर प्रेशर। तो एयर प्रेशर क्या होता है? एयर प्रेशर क्या होता है? तो इट इज डिफाइंड एज द एयर प्रेशर है, तो इट इज डिफाइंड एज द weight of it pressing. It is defined as the weight of it. अब देखिए एयर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है कि एयर और प्रेशर मतलब हवा जो है वो कितना प्रेशर लगा रही है। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ इट प्रेसिंग। अब ये किसी चीज को प्रेस कर रहा है, प्रेसिंग अगेंस्ट द गिवन
एरिया। मतलब समझ लिए, अगर ये एक छोटा सा एरिया है और इसके ऊपर एयर कितना अपना प्रेशर लगा रही, कितना फोर्स लगा रही है, इसी को हम कैलकुलेट करते हैं एयर प्रेशर में। एयर प्रेशर के साथ साथ आपका लिक्विड और गैस प्रेशर भी आता है। अब एयर प्रेशर का बात कर ले तो जैसे आपको पता होगा कि अगर आप एक बड़ा सा ट्यूब लेते हैं, ठीक है, एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं और आप उसमें क्या करते हैं कि 1 2 3 जगह आप उसमें होल बना दीजिए, ठीक। अब आप 3 जगह होल बना देते हैं तो आप क्या करो कि इसको पूरा पानी से भर दो, इसको पानी से भर दीजिए। पानी से भरने से क्या होगा कि ये जब पानी से भरा जाएगा तो आप देखोगे, ये गौर करोगे कि ये सबसे नीचे वाला से जो पानी निकलेगा वो सबसे दूर जाएगा, उसके बाद आपका ये वाला जो आउटलेट है इससे यहाँ तक जाएगा और ये सबसे ऊपर वाला आउटलेट है ये सबसे कम दूर जाएगा। यानी जितना ज़्यादा, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि यहाँ प्रेशर है वो कम होता जा रहा है, नीचे वाले पे प्रेशर सबसे ज़्यादा है, ऊपर वाले प्रेशर थोड़ा ज़्यादा और ज़्यादा है, और इसमें प्रेशर सबसे कम है। इसमें प्रेशर सबसे ज़्यादा है, इसमें थोड़ा कम, इसमें थोड़ा कम। इसलिए क्या हो रहा है कि ये पानी धीरे धीरे उसको पानी का डिस्टेंस कम होता जा रहा है, ठीक है। इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन भी है। इसलिए जब भी हम डैम को बिल्ड करते हैं, हमारे यहाँ जब भी डैम को बिल्ड किया जाता है तो उसके नीचे बॉटम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मोटा बनाया जाता है और कंपैरेटिवली ऊपर को धीरे धीरे पतला रखा जाता है। अगर हमारा डैम का स्ट्रक्चर देखा जाए तो डैम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इसमें नीचे के पोर्शन को बहुत ज़्यादा मोटा रखा जाता है क्योंकि नीचे पे प्रेशर सबसे ज़्यादा लग रहा होता है, ठीक है। चलिए, एयर प्रेशर हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे हम बैलून को फुलाते हैं, बैलून को फुलाने के लिए इसमें हवा डालते हैं तो हवा क्या करती है, बैलून के सरफेस पे प्रेशर डालती है और बैलून क्या हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। अब हम देखने जो वाले हैं वो होगा हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय द वेट ऑफ एयर अराउंड इट, बाय द वेट ऑफ एयर अराउंड इट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम इसके बारे में लिखेंगे द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट pressure exerted on an the pressure exerted on an object by the weight the pressure exerted on an object by the weight of air around it, by the weight of air around it is known as ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Okay, so the pressure exerted on an object by the weight of air around it is known as atmospheric प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कहते हैं हम उसको। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप ये एज्यूम कीजिए कि आपको पता है कि हमारे चारों तरफ जो हमें नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी एयर प्रेजेंट है। अब एयर का लेयर तो आप जानते हैं कि बहुत ऊपर तक है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। हमारे अर्थ में हमारा एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है और हर एक मॉलिक्यूल में वेट होता है, यानी इतना जो ऊपर एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें भी वेट होगा। और चूंकि वो हमारे ऊपर है तो वो हमारे ऊपर तो प्रेशर लगाएंगे ना, हमारे ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वो प्रेशर होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर के द्वारा हमारे ऊपर लगाया जाता है। ये प्रेशर होता है जो एटमॉस्फेयर के द्वारा हमारे ऊपर लगाया जाता है। अब जैसे आपको पता होगा कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, मान लीजिए अभी मैं इस हाइट पर हूँ, ठीक है, अभी हम ज़मीन पे हैं, तो हमारे से ऊपर एटमॉस्फेयर ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही हम 100 मीटर ऊपर चले जाएंगे, 1 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे, तो क्या होगा कि हमारे से
1 किलोमीटर नीचे एटमॉस्फेयर भी तो रहेगा, हम 1 किलोमीटर एटमॉस्फेयर के बीच में आ गए तो हमारे ऊपर रिमेनिंग एटमॉस्फेयर का ही प्रेशर लगेगा ना। तो उस तरह से क्या होगा कि जैसे जैसे हम हाइट गेन करेंगे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता जाएगा, हमारे ऊपर लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता जाएगा। तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जब हमारा प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है तो कोई भी खाना सही से हम नहीं बना सकते हैं, हमको खाना बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। जैसे आपको पता है कि नॉर्मली पानी कितने डिग्री पे बॉयल होता है, नॉर्मली पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लगता है, लेकिन अगर हाइट पे आप वाटर को बॉयल करेंगे तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा लग जाएगा। क्योंकि वाटर का ये प्रॉपर्टी है कि वाटर बॉयल्स एट लो टेम्परेचर एट लो प्रेशर। ठीक है, अगर प्रेशर जहाँ पे कम होगा, प्रेशर कम होगा वहाँ पे पानी जल्दी उबल जाएगा, कम टेम्परेचर पे उबल जाएगा, लेकिन प्रेशर ज़्यादा होगा तो पानी को उबलने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, और जैसे भी आपको पता है कि जब आपने सुना होगा कि माउंटेनियर्स जब हाइकिंग करते हैं, माउंटेन्स के ऊपर चढ़ते हैं तो उनके नाक से ब्लड आ जाता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो हम आपको बताते हैं उससे पहले जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि अगर हमारे ऊपर इतना बड़ा एटमॉस्फेयर है और उसका प्रेशर हमारे ऊपर इतना ज़्यादा लग रहा है तो फिर भी हमें कभी पता क्यों नहीं चला कि हमारे ऊपर इतना ज़्यादा वेट है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एक अलग प्रेशर है जो उस प्रेशर को कैंसिल आउट करता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। हमारा ब्लड प्रेशर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टोटली कैंसिल आउट कर देता है। तो जैसे ही हम हाइट पे बढ़ते जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है और हमारा ब्लड प्रेशर तो सेम रहता है, हमारा ब्लड प्रेशर तो ना घटता है ना बढ़ता है, तो हमारा ब्लड प्रेशर उसी समय सेम रहता है। तो हमारा ब्लड प्रेशर डोमिनेट कर जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से हमारा ब्लड क्या करता है, जो भी वीक नर्व होता है, जो थोड़ा पतला नर्व होता है, हमारे स्पेशली हमारे नोजल के नर्व्स जो होते हैं वो बहुत पतले होते हैं और वो उनको फाड़ के बाहर आ जाता है। इससे क्या हो जाता है कि हमें नज़ल ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखने के लिए मिलता है। ये सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, अब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, लिक्विड प्रेशर हो गया, इस टाइप का बहुत सारा प्रेशर है। जैसे आपको पता है कि अगर आप मान लीजिए एक 5 फ्लोर के बिल्डिंग में रह रहे हैं, ठीक है, तो सबसे नीचे के फ्लोर पे आपके टैप में आपको जो प्रेशर देखने के लिए मिलेगा वो सबसे ऊपर वाले अगर आप चले जाएं फ्लैट में तो वहाँ प्रेशर बहुत कम होगा, नीचे वाले टैप में प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। तो ये लिक्विड प्रेशर होता है कि वाटर अपना प्रेशर हाइट के साथ मेंटेन करता है। इस टाइप के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अगर किसी टैंक को ऊपर रखते हैं, ठीक है, उसके नीचे एक टैंक रख रहे हैं और आपको इस टैंक को एम्प्टी करके इस टैंक को भर रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि थोड़ा सा शुरू में फोर्स लगाना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर खुद ब खुद क्या करेगा कि पूरा का पूरा टैंक खाली करके इसमें वो उसको ट्रांसफ़र कर देगा वाटर को। इसका और भी बहुत सारा एप्लीकेशन है। जैसे आप क्या करिए कि एक बॉटल लीजिए, ठीक है, एक बॉटल लेके आप उसके बॉटल में, जैसे मान लीजिए, चलिए हम आपको एग्जांपल के लिए दिखाते हैं कि आप अगर एक बॉटल लेते हैं, ठीक है, एक बॉटल में आप यहाँ पे एक छेद कर देते हैं, ठीक है, आप अगर यहाँ एक कोई छेद करेंगे तो वो पानी वहाँ से लीक नहीं होगा, पानी लीक नहीं होगा जब तक आप बॉटल को ऐसे दबाएंगे नहीं। बॉटल को दबाने पे ही पानी वहाँ से निकलेगा। अगर आप बॉटल नहीं दबाते तो वो लीक नहीं होगा। अगर आपको पानी वहाँ से लीक करना है उसके लिए आपको ऊपर का ढक्कन खोलना होगा। जब आप ऊपर का ढक्कन खोलेंगे तब जाके एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस वाटर पे लगेगा और तब वो वाटर इस लीकेज से निकल के आएगा। नहीं तो अगर आप ढक्कन लगा देंगे तो पानी क्या होगा कि आप अगर ढक्कन लगा देते हैं तो एयर प्रेशर इधर से लगना शुरू हो जाएगा और एयर प्रेशर जब इधर से लगेगा तो पानी को यहाँ से निकलने के लिए नहीं देगा, वो पानी को निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। इसी टाइप का जैसे आपने वैक्यूम सकर देखा हो अपने घर में, लोग वैक्यूम सकर का यूज़ करते हैं, वो वैक्यूम को सक कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप वैक्यूम सकर का यूज़ करते हैं, वैक्यूम सकर कुछ इस टाइप का होता है, आप उसको लेते हैं, आप उसको दबाते हैं तो इस सरफेस और इस वैक्यूम के बीच में जो एयर था वो एयर जेंटली से निकल जाता है। ठीक है, अब वो इस तरह से हो गया। अब क्या है कि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है जो इसको उस सरफेस से अलग होने नहीं देता और इस तरह से वैक्यूम सकर वर्क करता है। चलिए अगले टॉपिक में हम देखेंगे मेजरिंग ऑफ प्रेशर्स। मेजरिंग प्रेशर को मेजर किसे किया जाता है? तो प्रेशर को मेजर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है। जैसे द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर लिक्विड प्रेशर। तो जो लिक्विड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो यूज होता है इंस्ट्रूमेंट और लिक्विड प्रेशर एट डिफरेंट डेप्थ्स। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि स्कूबा डाइवर्स जब स्कूबा डाइवर्स को
हल्के पानी में ही अगर डाइव करना होता है तो वो नॉर्मल सूट में चले जाते हैं, लेकिन जब उनको बहुत अंदर तक डाइव करना होता है तो वो कुछ हैवी सूट्स लेके जाते हैं, क्योंकि वाटर का प्रेशर जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं वाटर का प्रेशर आपके ऊपर बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट डेप्थ्स में मेज़र करने के लिए जो यूज़ होता है उसको क्या कहते हैं, मैनोमीटर। ये लिक्विड के प्रेशर को मेजर करता है डिफरेंट डेप्थ पे। ठीक है, उसके लिए हम किसी का यूज करते हैं, मैनोमीटर। एंड द इंस्ट्रूमेंट used to measure air or atmospheric pressure is एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं, तो बैरोमीटर का। किसका यूज करते हैं, बैरोमीटर का। ठीक है, आपको समझ आ गया कि अगर हमको लिक्विड के प्रेशर को डिफरेंट डेप्थ्स पे मेजर करना है तो हम उसके लिए यूज करेंगे मैनोमीटर का, और अगर हमको एटमॉस्फेरिक या एयर प्रेशर को मेजर करना है तो हम किस चीज़ का यूज करेंगे, बैरोमीटर का। आ गया समझ में। अब हम बात करेंगे डिफरेंस इन प्रेशर। डिफरेंस इन प्रेशर में डिफरेंस कैसे आता है तो हमने इसके बारे में डिस्कस कर रखा है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाइट, अगर हम हाइट को बढ़ाएंगे, अगर हम हाइट को इंक्रीज करेंगे तो हमारा प्रेशर क्या होगा, हमारा प्रेशर डिक्रीज होगा। जैसे जैसे हम हाइट को बढ़ाएंगे हमारा प्रेशर वैसे डिक्रीज होगा। और प्रेशर का असर टेम्परेचर पे भी पड़ता है। इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेन है ये कि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है वो क्या करता है, काउजेज सी एंड लैंड ब्रीज। ठीक है, चेंज, टेम्परेचर के चेंज की वजह से ही सी और लैंड ब्रीज पॉसिबल हो पाता है। ये इसी का एप्लीकेशन है। तो प्रेशर अगर आप जितना हाइट बढ़ाते जाएंगे प्रेशर उतना कम होता चला जाएगा, और अगर टेम्परेचर में चेंज होगा तो वो लैंड और सी ब्रीज को करेगा, जो लैंड और सी ब्रीज हमेशा सी के पास होता है। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि अगर हवा गर्म हो जाती है तो वो ऊपर उठ जाता है और उसका जगह लेने के लिए ठंडी हवा चली जाती है। तो ये सी एंड लैंड ब्रिज में आपका यही देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका ये 4th चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप हमसे बेशक क्वेश्चन पूछिए हमारे चैनल पे, हमारे व्हाट्सएप आईडी पे। ओके, आगे हम आपके लिए लेकर आएंगे और नए और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स इसी तरह से। ठीक है, थैंक यू।